हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद के सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, मोशन एलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ऋजुरेखी पथ पर गति। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि संलग्न चित्र में वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ की सहायता से हमें वेग समय ग्राफ बनाना है तथा इसकी सहायता से हमें निम्नलिखित चीज़ें ज्ञात करनी है। जैसे सबसे पहली कंडीशन में क्या दिया गया है कि वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही थी। दूसरी बात कह रही है वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की। तीसरी बात कह रही वस्तु का संपूर्ण विस्थापन कितना होगा। और चौथी चीज कह रही आरंभ से बिंदु ए तक वस्तु का त्वरण कितना होगा। ये हमें इस ग्राफ की सहायता से चार चीजें ज्ञात करनी है और हमें यहाँ इसकी सहायता से वेग समय ग्राफ बनाना है। तो देखिए, जो ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ में देखते हैं कि देखिए, जब समय आपका 0 था, समय जो है हमारा x अक्ष पर प्रदर्शित है और जो विस्थापन है वो y अक्ष पर प्रदर्शित है। देखिए, जब पहले हम बात करते हैं 0 से 1 सेकंड के दौरान, जब पहले वस्तु कहाँ पर थी, मूल बिंदु पर थी। यहाँ पर यहीं से सब सारी चीजें कंसीडर की जाती, गणना की जाती। इसका निर्देशांक 0,0 होता है। 0 से 1 सेकंड के दौरान वस्तु कहाँ पर पहुंच गई, बिंदु ए पर पहुंच गई, ठीक है। फिर ए से बी के दौरान जो है वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है। फिर बी से सी के दौरान कितने सेकंड में, 3 सेकंड के दौरान वस्तु कहाँ पर पहुंच गई, सी पर पहुंच गई। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से ध्यान देना, 0 से 1 सेकंड, जब समय अंतराल हमारा 1 सेकंड हुआ तो 1 सेकंड में वस्तु ने कितनी दूरी तय की, 20 मीटर दूरी तय की, ठीक। फिर ए से 1 से 3 सेकंड के दौरान, देखिए समय 1 से 3 सेकंड के दौरान वस्तु ए से गई बी पर। वस्तु ए से बी पर गई, कैसे गई, एक्स अक्ष के समांतर। एक्स अक्ष के अगर समांतर रेखा प्राप्त होती है, इसका मतलब इस कंडीशन में विस्थापन समय ग्राफ में अगर एक्स अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होती है तो इसका मतलब है वस्तु किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। तो ए से बी के दौरान देखिए समय तो बढ़ रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, लेकिन हम वाई अक्ष पर ना जाकर एक्स अक्ष पर ही चल रहे हैं। इसका मतलब ए से बी के दौरान वस्तु किस अवस्था में है, विरामावस्था में है, ठीक है। फिर बी से सी के दौरान, बी पर समय हमारा 3 सेकंड था, सी पर हमारा सेकंड 5 सेकंड है, समय 5 सेकंड है। तो बी से सी के दौरान वस्तु देखिए जो है 3 से 5 सेकंड के दौरान वस्तु बी से सी पर आई, अर्थात कितनी दूरी तय करके, 20 मीटर दूरी तय करके आई। तो पहले जो है वस्तु 0 से 1 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है। फिर बी से सी के, ए से बी के दौरान 2 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 होती है। और थर्ड कंडीशन में बी से सी के दौरान वस्तु जो है 2 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है। तो सबसे पहले हम यहां से निकाल लेंगे भाई, पहली कंडीशन में आंसर जब हम ना लिखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में 0 से 1 सेकंड के दौरान, कहां से, 0 से 1 सेकंड के दौरान, 0 से 1 सेकंड के दौरान वस्तु की चाल निकालनी है ना, दौरान वस्तु की चाल निकाल लें भाई। 0 से 1 सेकंड के दौरान वस्तु की चाल कितनी हो जाएगी भाई, चाल बराबर हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर पढ़ा हम लोगों ने होता है दूरी बटा समय। तो 0 से 1 सेकंड के दौरान वस्तु ने देखिए कितनी दूरी तय की है, ये बिंदु 0 से ए पर पहुंचे हैं 1 सेकंड के दौरान। और ए की जो है एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 20 हो गई, 20 मीटर, और समय कितना है, 1 सेकंड। तो इस कंडीशन में वस्तु की चाल कितनी आ जाएगी, 1 सेकंड है भैया, यस है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 0 से 1 सेकंड के दौरान वस्तु की चाल कितनी हो गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। देखते हैं हम ए से बी के दौरान, ठीक, ए से बी के दौरान। देखिए, जब ए से बी के दौरान जब हम जा रहे हैं तो समय हमारा कितना है, 2 सेकंड, अर्थात यहां से हम लिख लें 2 से 3 सेकंड के दौरान, 2 से 3 सेकंड के दौरान वस्तु की चाल, दौरान वस्तु की चाल। तो 0 से 3 सेकंड के दौरान जब हम वस्तु की चाल निकालेंगे, ये भैया इस वाले का है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। जब 0 से हम
2 से 3 सेकंड के दौरान वस्तु की चाल निकालेंगे तो ध्यान देंगे भाई 2 से 3 सेकंड 1 से 3 है, 1 से 3 सेकंड के दौरान वस्तु की चाल निकालेंगे तो समय अंतराल तो हमारा 2 सेकंड आएगा। लेकिन इस कंडीशन में एक्स अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त हो रही है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि जब विस्थापन समय ग्राफ में एक्स अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होती है तो इस स्थिति में वस्तु किस अवस्था में होती है? विरामावस्था में होती है। तो यहाँ पर वस्तु विरामावस्था में होगी, अर्थात इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 0। देखिए अगर हमें वाई अक्ष के अकॉर्डिंग रेखा प्राप्त होती वाई अक्ष पर तब तो हम दूरी लिखते, लेकिन जब एक्स अक्ष पर प्राप्त हो रही, वही बिंदु ए पर भी वस्तु 20 मीटर पर थी, बिंदु बी पर भी वस्तु कितनी दूरी पर है? 20 मीटर दूरी पर है, तो विस्थापन कितना है? 0। अर्थात इस कंडीशन में वस्तु की चाल कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर ध्यान देंगे 3 से 5 सेकंड के दौरान, 3 से 5 सेकंड के दौरान वस्तु की चाल बराबर 3 से 5 सेकंड के दौरान वस्तु की चाल जो हो जाएगी, देखिए भाई कितनी हो जाएगी? 3 से 5 सेकंड के दौरान समय अंतराल कितना हुआ? 5 से 3 घटाएंगे 2 सेकंड, और 3 से 5 के दौरान देखिए जब वस्तु समय कितना था? 3 सेकंड, तो वस्तु थी बिंदु बी पर, उसकी दूरी कितनी थी? 20 मीटर। और जब 5 पर आई तो कहाँ पर आ गई? एक्स अक्ष पर आ गई, उसकी दूरी कितनी हो गई? 0। तो 20 माइनस 0 अर्थात कितना हुआ? 20/2, 2 1 कम 2, 2 दहम 10, 20। ये हो गया हमारा कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए यहाँ से जो हमने चालें निकाली, तो 0 से 1 सेकंड के दौरान वस्तु की चाल आई 20 मीटर पर सेकंड, 1 से 3 सेकंड के दौरान वस्तु की चाल आई 0, और 3 से 5 सेकंड के दौरान वस्तु की चाल आई 10 मीटर पर सेकंड। तो इस स्थिति में सबसे अधिक चाल कब प्राप्त हो रही है? 0 से 1 सेकंड के दौरान। तो पहला आंसर हमें अपना मिल गया कि वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही थी? तो 0 से 1 सेकंड के दौरान जो वस्तु है वो सबसे तेज चल रही थी। फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कह रहा है वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की। सेकंड कंडीशन में हमें निकालना है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। देखिए भाई वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी अगर हम निकाल लें, ध्यान देना भाई, तो 0 से 1 सेकंड के दौरान वस्तु कहां पर गई थी? बिंदु ए पर। ठीक, तो बिंदु ए की जो है एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? 20 मीटर। देखिए ये जो स्टैंडर्ड दूरी हो जाएगी, ये ऊर्ध्वाधर दूरी, ये कितनी होगी? 20 मीटर। ए से बी के दौरान वस्तु किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। बी से सी के दौरान वस्तु ने कितनी दूरी तय की है? 20 मीटर। तो तय की गई जो कुल दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 20 + 20 अर्थात कितनी? 40 मीटर। तो वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी हो जाएगी कितनी होगी? 40 मीटर। देखिए दूरी में हमें सब कुछ जोड़ना ही होता है और विस्थापन में हम जोड़ते घटाते सब कुछ है। ठीक है, अब देखिए यहां से कही गई भाई दूरी में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे एक व्यक्ति बिंदु ए से चला 4 कदम आगे गया, ठीक है, 4 मीटर आगे गया, फिर बिंदु बी से 4 मीटर पीछे लौट आया। ठीक, तो कहाँ गया? बताइए भाई, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई? वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हुआ? तो दूरी 4 मीटर आगे गया और 4 मीटर पीछे आया, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 मीटर। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 8 मीटर। लेकिन जब विस्थापन में हम पढ़ते हैं तो कहते हैं वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो ऋजु रेखीय दूरी होती है वही हमारी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो व्यक्ति ए से बी तक 4 मीटर गया था, फिर बी से पुनः ए पर लौट आया 4 मीटर, तो प्रारंभिक स्थिति भी इसकी बिंदु ए थी और अंतिम स्थिति भी बिंदु ए थी। तो व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन टोटल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन में हम जोड़ते घटाते सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें दूरी में केवल क्या करना होता है? जोड़ना होता है। अब यहां से कह रहा है नेक्स्ट कंडीशन में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो हमने निकाल लिया वस्तु द्वारा जो तय की गई कुल दूरी हो गई वो कितनी आ गई? 40 मीटर। फिर अगली कंडीशन में कह रहा है वस्तु का संपूर्ण विस्थापन कितना होगा? वस्तु का संपूर्ण विस्थापन। थर्ड कंडीशन में हमें निकालना है वस्तु का संपूर्ण विस्थापन। ठीक, तो हमें निकालना है भाई वस्तु का संपूर्ण विस्थापन। ध्यान देना भाई,
वस्तु का संपूर्ण विस्थापन कितना होगा। तो देखिए जो वस्तु है कहाँ पर, शुरुआत से देखिए, जब जीरो समय था, समय जीरो था, तो वस्तु कहाँ से चली थी, एक्स अक्ष के बिंदु ओ से चली थी, जहां पर वस्तु का विस्थापन कितना था, जीरो। फिर पहुंची कहां पर, 20 मीटर दूरी तय करने के पश्चात ए पर, फिर पहुंची कहां पर, बी पर, पुनः बी से कहां पर आ गई, सी पर। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है बिंदु ओ और अंतिम स्थिति भी बिंदु क्या है, बिंदु सी है। प्रारंभिक स्थिति बिंदु ओ है, अंतिम स्थिति बिंदु सी है। तो देखिए प्रारंभिक स्थिति में वस्तु एक्स अक्ष पर है और अंतिम स्थिति में भी बिंदु किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। अर्थात एक्स अक्ष पर जो y बराबर होता है वो कितना होता है, एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है, अर्थात y अक्ष पर क्या है, विस्थापन है। तो विस्थापन आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, वस्तु बिंदु O से चली थी, एक्स अक्ष के बिंदु O से चली थी और बिंदु C पर पहुंची, तो केवल समय देखिए लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर वस्तु एक्स अक्ष पर थी और अंत में भी एक्स अक्ष पर है। तो उसकी प्रारंभिक स्थिति भी एक्स अक्ष है और अंतिम स्थिति भी क्या है, एक्स अक्ष है। तो वस्तु का जो संपूर्ण विस्थापन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन में यहां से हमें निकालना है, क्या निकालना है, कह रहा है आरंभ से बिंदु ए तक वस्तु का त्वरण। तो देखिए आरंभ से बिंदु वस्तु तक की अगर हम बात करेंगे, बिंदु ए तक, तो आरंभ से बिंदु ए तक जो वस्तु है एक समान वेग से चल रही है। कैसे चल रही है, वेग समान वेग से। देखिए भाई एक समान वेग से चल रही है, आप यहां से निकाल लीजिए। तो 0 से 1 के दौरान वस्तु जो है एक समान वेग से चल रही है, क्योंकि यहां पर हमें जो है समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकी हुई सरल रेखा प्राप्त होती। तो आपको हमने बताया था कि जब विस्थापन समय ग्राफ में समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकी हुई जब सरल रेखा प्राप्त होती है, तो इसका मतलब है वस्तु कैसे गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है। कैसे गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है। चूंकि वस्तु जो है यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेग विस्थापन ग्राफ में जो है एक्स अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकी हुई सरल रेखा प्राप्त हो रही है, इसलिए जो वस्तु है एक समान वेग से गतिमान है। क्या लिखेंगे, वेग समय विस्थापन समय ग्राफ में, विस्थापन समय ग्राफ में समय अक्ष के साथ, ग्राफ में समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकी हुई, एक निश्चित कोण पर झुकी हुई सरल रेखा प्राप्त होती है। कोण पर झुकी हुई सरल रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। इसलिए वस्तु कैसे गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है। इसलिए वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है। और जब वस्तु, और आपको पता है भाई जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है अर्थात तो उसका त्वरण कितना होता है, 0, क्योंकि हम लिखते हैं भाई त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। पढ़ा है ना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। इसका मतलब क्या है, जितना वेग अंत में था उतना वेग कहाँ है, प्रारंभ में है। तो भाई जब दोनों वेग समान है तो घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां से हमने लिख दिया विस्थापन समय ग्राफ में समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकी हुई सरल रेखा प्राप्त होती है, इसलिए वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। इसलिए त्वरण बराबर कितना हो जाएगा, वस्तु का जो त्वरण हो जाएगा वो ए बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक, वस्तु का त्वरण कितना हो जाएगा, ए बराबर 0। तो इसमें हमने चारों पॉइंट निकाल लिए, लेकिन इसमें इसकी सहायता से हमें निकालना है वेग समय ग्राफ बनाना है। तो देखिए वेग समय ग्राफ बनाएंगे। देखिए भाई ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये होता है वाई अक्ष। ठीक, एक्स अक्ष पर हम क्या लेते हैं, समय हो गया हमारा, ये किस में हो गया, सेकंड में हो गया। वाई अक्ष पर क्या हो गया हमारा, विस्थापन, यहां पर क्या दिखाएंगे, वेग हो गया। ठीक, अब देखिए भाई यहां से समय कितना दिया है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड। 5 ही तक है, 5 ही तक है। ठीक है,
अब हम बढ़ा दें भाई ऊपर, ये हो जाएगा 0, 5 5 का अंतराल ले रहे हैं, 5 10 15 ठीक 20 मीटर तक दिखाएगा, 20 ले लें भाई। नीचे भी हम लेंगे भाई, क्योंकि यहां से देखिए हमें नीचे की तरफ रेखा प्राप्त हो रही है। -5 हो जाएगी ये, -10 -15 -20 ठीक। इसको बना देते हैं भाई। चलो ये लाइन सीधी कर लेना आप, देखो अच्छा बना दें हम ही, बढ़ा दें धीरे धीरे, सीधी रेखा बनाना भाई आप लोग। स्केल की सहायता से हमारी थोड़ी बहुत टेढ़ी होती जा रही है, कि आप भी अपनी कॉपी पर बनाना शुरू करें तो कहते सर जी जैसे बनाए थे वैसे हम भी बना दें, तो ये आपको नहीं करना है भाई, ठीक है। आपको स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींचनी है। देखिए भाई, अब यहां से वेग देखा जाए तो 0 से 1 सेकंड के दौरान वस्तु का वेग कितना था, 20 मीटर पर सेकंड। तो 0 से 1 सेकंड के दौरान भाई हमारा वस्तु का वेग हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड ठीक। अब उसके बाद A से B के दौरान, ठीक, A से B के दौरान जो वस्तु हमारी थी वो किस अवस्था में थी, विरामावस्था में थी। वस्तु कैसे थी, विरामावस्था में थी। 1 से 3 सेकंड के दौरान वस्तु हमारी किस अवस्था में आई, विरामावस्था में आ गई, ठीक है। इसको देखो हम रेड से दिखा रहे हैं। ये हो गया पहले 0 से A हो गया भाई, ठीक, 0 से A और A से B, 3 सेकंड विरामावस्था में आ गई। अब देखिए 3 से फिर 3 सेकंड से 5 सेकंड के दौरान, 3 सेकंड से 5 सेकंड के दौरान जो वस्तु पहुंची है उसका वेग कितना हो जाएगा। इधर देखिए 3 सेकंड से 5 सेकंड के दौरान अगर हम निकालें भाई, तो यहां से विस्थापन कितना था, 20, देखा जाए दूरी कितनी थी 20, समय कितना था, 2 दहम 20 10। तो 3 सेकंड से 5 सेकंड के दौरान नीचे की तरफ आएंगे सीधी रेखा बना के, और कितने पर जाएंगे, -10 पर, 3 से 5 सेकंड के दौरान। ये हमारा हो जाएगा वस्तु का वेग समय ग्राफ। कह रहा है कि संलग्न चित्र में एक साइकिल सवार का वेग समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है, ठीक। कह रहा है संलग्न चित्र में एक साइकिल सवार का दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। कह रहा है गणना कीजिए साइकिल सवार का महत्तम वेग और संपूर्ण यात्रा के दौरान साइकिल सवार की महत्तम, वो सॉरी यहां पर महत्तम नहीं होगा, औसत चाल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नांकित चित्र में एक साइकिल सवार का दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। इस ग्राफ की सहायता से कह रहा है ज्ञात कीजिए साइकिल सवार का महत्तम वेग अर्थात अधिकतम वेग और संपूर्ण यात्रा के दौरान साइकिल सवार की औसत चाल ज्ञात करना है। ये हमें इसमें 2 चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम यहां से देखते हैं इस चित्र में कि जब हमारा ये समय 0 था तो वस्तु कहां थी, मूल बिंदु पर थी। लेकिन जब समय बढ़कर 0 से कितना हुआ, 2 सेकंड हुआ, तो वस्तु पहुंच गई x अक्ष पर, y अक्ष पर कितनी दूरी पर, 20 मीटर दूरी पर। अर्थात पहले 2 सेकंड के दौरान वस्तु ने कितनी दूरी तय की, 20 मीटर दूरी तय की, ठीक है। फिर देखा जाए 2 से 3 सेकंड के दौरान जो है x अक्ष के वस्तु समांतर गई। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर दूरी समय ग्राफ में x अक्ष के समांतर हमारी रेखा प्राप्त होती है तो इसका मतलब क्या है, वस्तु किस अवस्था में है, विरामावस्था में है भाई। देखिए क्योंकि समय हमेशा गतिमान रहता है, समय ना कभी स्थिर हुआ है और ना ही कभी स्थिर होगा और ना ही समय कभी घटता है। तो यहाँ से भाई 0 से 2 सेकंड के दौरान वस्तु पहुंची, हम मान लेते बिंदु ए पर पहुंची, कितनी दूरी तय करके, 20 मीटर दूरी तय करके। तो पहले वस्तु 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, 20 मीटर दूरी तय करती है। फिर अगले से 2 से 3 सेकंड के दौरान हमें x अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होती है अर्थात बिंदु ए से बी गई, ठीक, ए से बी पर पहुंची। तो ए से बी पर हमें x अक्ष के समांतर रेखा है अर्थात वस्तु किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। फिर देखिए यहां से b से वस्तु पहुंची c पर, ये यहां से b
बी से सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ये 40 थी, ये 45 होगी, अर्थात कितनी मीटर, 15 मीटर। तो बी से सी पर जो पहुंची है तो समय 3 सेकंड से कितने, 5 सेकंड के दौरान, 3 से 5 सेकंड के दौरान वस्तु ने टोटल कितनी दूरी तय की है, 15 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले वस्तु 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करती, 20 मीटर दूरी तय करती है, फिर 1 सेकंड तक विरामावस्था में रहती है, फिर अगले 2 सेकंड में वो 15 मीटर दूरी तय करती है। तो महत्तम चाल की हम बात करते हैं जब वस्तु जो है समान समय में, जैसे दो वस्तुएं ले लें, अगर समान समय में जो वस्तु अधिक दूरी तय करती है उसकी चाल क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, जैसे दो वस्तुएं हमने लिया, दोनों वस्तुएं, एक वस्तु ने 2 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय की और एक वस्तु ने 2 सेकंड में जो है 40 मीटर दूरी तय की, तो किसकी चाल अधिक होगी, जिसने 2 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय की है। ठीक, अर्थात अगर वस्तु समान समय अंतरालों में जो वस्तु अधिक दूरी तय करती है उसकी चाल क्या होती है, अधिकतम होती है। तो पहले 2 सेकंड के दौरान वस्तु ने कितनी दूरी तय की, 20 मीटर दूरी तय की, फिर 1 सेकंड तक विरामावस्था में रही, फिर 2 सेकंड के दौरान उसने 15 मीटर दूरी तय की। तो पहली कंडीशन में इसलिए हो जाएगी पहले, अर्थात 0 से a के दौरान वस्तु की जो चाल होगी वो अधिकतम होगी। यहां से हम लिख सकते हैं 0 से 1 के दौरान क्यों अधिकतम होगी, क्योंकि इसने 2 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय की है। तो 0 से 2 सेकंड के दौरान, 0 से 2 सेकंड के दौरान वस्तु की चाल अधिकतम होगी। आप लोग समझ गए होंगे भाई, दौरान वस्तु की चाल अधिकतम होगी, चाल महत्तम होगी। और कितनी होगी भाई, जब महत्तम होगी, तो अगर हम महत्तम की बात करेंगे कि महत्तम होगी कितनी, तो हम लोगों ने पढ़ा है चाल बराबर कितना होता है भाई, अच्छा अच्छे से सूत्र पढ़ते चले आए हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय होता है भाई। तो यहां से हम लिख दें चाल बराबर कितनी दूरी तय की है, 20 मीटर। ठीक, कितना समय अंतराल लगा है, 0 से 2 सेकंड, अर्थात 2 सेकंड। ठीक, 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो वस्तु की जो महत्तम चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर निकालना है औसत चाल, संपूर्ण यात्रा के दौरान साइकिल सवार की औसत चाल। तो साइकिल सवार की संपूर्ण यात्रा के दौरान साइकिल सवार की औसत चाल हो जाएगी भाई, संपूर्ण यात्रा के दौरान साइकिल सवार की औसत चाल बराबर। ठीक, औसत चाल का फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है भाई, क्या पढ़ाया है, किसी को याद है? औसत चाल बराबर क्या होता है, होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, इसलिए औसत चाल बराबर, इसलिए कौन सी चाल, औसत चाल बराबर। देखिए कुल दूरी की बात करेंगे तो पहले 0 से 2 सेकंड के दौरान उसने कितनी दूरी तय की, 2 मीटर दूरी तय की। फिर 2 से 3 सेकंड के दौरान वस्तु किस अवस्था में रही, विरामावस्था में रही। फिर 2 सेकंड के दौरान, 3 से 5 सेकंड के दौरान वस्तु ने कितनी दूरी तय की, 15 मीटर दूरी तय की। तो टोटल अगर हम देखेंगे भाई तो 0 से 2 सेकंड के दौरान 20, फिर 1 सेकंड के दौरान विरामावस्था में रही, फिर जो है 2 सेकंड के दौरान कितनी, 15 मीटर। तो टोटल दूरी बिंदु सी पर पहुंचे हैं। और बिंदु सी की दूरी कितनी दी गई है भाई, वाई अक्ष पर ये दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स अक्ष से 45 मीटर। कितनी होगी, 45 किलोमीटर में दी गई है दूरी, है ना। तो ये जो चाल आएगी 10 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगी भाई, ये किलोमीटर में थी, 10 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो कुल दूरी हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर। और समय की बात करेंगे तो टोटल समय कितना हमारा लगा है, 5 सेकंड, 5 9 45। तो वस्तु की जो औसत चाल आएगी 9 किलोमीटर प्रति सेकंड आएगी। कितनी आएगी, 9 किलोमीटर पर सेकंड। वस्तु की जो औसत चाल हो जाएगी 9 किलोमीटर पर सेकंड, और वस्तु की जो महत्तम चाल होगी वो कितनी होगी, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक अक्ष के अनुदिश गतिशील वस्तु का
वेग समय ग्राफ दिया गया है। कह रहा है इस वेग समय ग्राफ की सहायता से ज्ञात कीजिए, पहले वस्तु का हमें निकालना है त्वरण, फिर कह रहा है 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक, अगर आपने वेग समय ग्राफ के बारे में पढ़ा है तो आप इस न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वेग समय ग्राफ के बारे में नहीं पढ़ा है तो इस टॉपिक के वीडियो की जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से जाके वेग समय ग्राफ के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक, तो कह रहा है पहले निकालना है वस्तु का त्वरण, फिर कह रहा है अगली कंडीशन में 0 से 4 सेकंड के दौरान वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले बात हम करते हैं वेग समय ग्राफ की। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वेग समय ग्राफ में अगर वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो उस कंडीशन में कहा गया था कि जो होती है वह वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है, वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो वस्तु के किसको दर्शाती है, त्वरण को दर्शाती है। तो वेग समय ग्राफ की हम ढाल निकाल ले भाई। पहला पॉइंट, ये हम कोण अगर कितना मान ले, थीटा मान ले। ठीक, तो देखिए 0 से, ये मान लिया 0 था बिंदु, ये हमारा ए था, इसको हम मान लें बी था, या इसको मान ले बी था, ये सी था और ये डी था। ध्यान देना भाई यहाँ से। तो यहाँ से हम वेग समय ग्राफ में पहले क्या निकाल रहे हैं, त्वरण। त्वरण के लिए हम निकालेंगे भाई, तो वेग समय ग्राफ में जो वस्तु का त्वरण होता है वो क्या होता है, वेग समय ग्राफ की ढाल। ठीक, वस्तु का त्वरण बराबर हो जाएगा वस्तु का त्वरण ए बराबर वेग समय ग्राफ की ढाल। वेग समय ग्राफ की ढाल हो जाएगी भाई, ढाल स्लोप जिसे आप कहते हो प्रवणता, है ना, m। तो यहां से a बराबर कितना हो जाता है, m बराबर होता है किसके, tan थीटा के। ठीक, तो वस्तु का जो त्वरण हो जाएगा a बराबर हो जाएगा tan थीटा, और यहां से हम जब समकोण त्रिभुज लेंगे ACB में, किसमें लेंगे, ACB में, तो समकोण त्रिभुज ACB से हमारा कितना होगा बच्चों, tan थीटा बराबर कितना होता है, आप लोगों ने पढ़ा है लाल बटे कक्का से, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है BC और आधार हमारा कितना है AC। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं, A बराबर BC अपान AC। तो A बराबर, ध्यान देना भाई, B से C की दूरी कितनी है, B से C की दूरी हमें निकालनी है। ध्यान देना भाई, C की x अक्ष से दूरी कितनी है, 2 मीटर। C की जो है x अक्ष से दूरी कितनी है, 2 मीटर है, और B की जो x अक्ष से दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर। ध्यान देना, C की जो है x अक्ष से दूरी कितनी है, 2 मीटर, और जो B की है x अक्ष से दूरी कितनी है, 8 मीटर। तो ये आपकी टोटल दूरी 8 मीटर है, ये आपकी टोटल दूरी 2 मीटर है, तो ऊपर टोटल दूरी कितनी बची, 6 मीटर। ठीक, ये आपकी हो जाएगी, देखिए ध्यान देना, ये टोटल दूरी हो गई हमारी 8 मीटर। ठीक, ये दूरी हमारी कितनी हो गई, 2 मीटर। तो अब 8 से 2 घटा देंगे, BC का मान कितना आएगा, 6 मीटर। ठीक, अब वेग है, तो वेग की बात करेंगे भाई, सॉरी गड़बड़ हो गया, तो चलो ऐसे ही निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, ये 6 आ जाएगी, है ना। तो ये आ गई 6, और B से C के दौरान ध्यान देना भाई, AC, ये A है ये C है, ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 4। काट दे भाई, 4 एकम 4, दशमलव लगाया, 2 बचा, 4 पंचे 20। तो A बराबर आ जाएगा 1.5 वेग मीटर पर सेकंड था, समय सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो वस्तु का त्वरण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब सेकंड कंडीशन में हमें निकालना है, क्या निकालना है, 0 से 4 सेकंड के दौरान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। 0 से 4 सेकंड के दौरान, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, सेकंड के दौरान वस्तु द्वारा चली गई दूरी या विस्थापन, चली गई दूरी। ठीक, तो S बराबर 0 से 4 सेकंड के दौरान वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, 0 से 4 सेकंड के दौरान वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो वेग समय ग्राफ में जो होता है
वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो 0 से 4 सेकंड के दौरान वस्तु द्वारा चली गई दूरी s बराबर हो जाएगी 0 से 4 सेकंड के दौरान वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल। देखिए अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। यहाँ से जो घिरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए बी डी, चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। देखिए भाई ध्यान देना, ये जो हमारा है ओ ए बी डी एक हमारा समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। अगर आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है तब तो आप सीधे निकाल सकते हो, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। 0 से 4 सेकंड के दौरान हमारी दो आकृतियां बन रही हैं। एक हम बना ले चतुर्भुज ओ ए सी डी, एक बना ले चतुर्भुज ओ ए सी डी का क्षेत्रफल निकालने, प्लस दूसरी कंडीशन में निकाल ले ए सी बी का क्षेत्रफल। तो अगर आपको समलंब चतुर्भुज का फार्मूला नहीं पता है तो आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन समलंब चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल पता है तो ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज ए ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योगफल, भुजाओं का योग गुणे भुजाओं के बीच, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक, बीच की दूरी लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे ये दूरी किसके बीच है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो भाई तय की गई दूरी s बराबर हो जाएगी 1/2 गुणे समांतर भुजाएं हमारी कौन सी हैं, एक हमारी भुजा है OA और एक भुजा है BD, OA प्लस DB गुणे इनके बीच की दूरी चाहे ले लीजिए आप AC या ले लीजिए OA OD, तो AC ले लिया भाई। देखो S बराबर 1/2 OA, O से A की दूरी कितनी हो गई 2 मीटर, प्लस D से B की दूरी कितनी हो गई 8 मीटर, गुणे A से C का मान, देखिए ये A है ये C है, ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4 मीटर। ठीक, 4 मीटर, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, S बराबर 8 2 10, 10 गुणे 2, 10 दूना 20 मीटर। ठीक, तो वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। कह रहा है चित्र में दर्शाए गए वेग समय ग्राफ से ज्ञात कीजिए 0 से 10 सेकंड के दौरान वस्तु का त्वरण और 40 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन। अभी इसी जैसा हमने क्वेश्चन बताया है। ठीक है, 3 नंबर। अब देखिए कह रहा है ये जो हमारा है ग्राफ है कैसा है, वेग समय ग्राफ है, और अभी हमने आपको बताया था कि वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो किसको दर्शाती है, वस्तु के त्वरण को दर्शाती है। तो ध्यान देना भाई, इसका आंसर जब हम लिखेंगे 0 से 10 सेकंड के दौरान वस्तु का त्वरण, पहला जो है 0 से 10 सेकंड के दौरान, 10 सेकंड के दौरान वस्तु का त्वरण, दौरान वस्तु का त्वरण। ठीक, 0 से 10 सेकंड के दौरान वस्तु का त्वरण बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 से 10 सेकंड के दौरान वेग समय ग्राफ की ढाल, दौरान वेग समय ग्राफ की ढाल। ठीक, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने, वेग समय ग्राफ की ढाल। ठीक, तो त्वरण को हम किससे दर्शाते हैं, ए से। ए बराबर 0 से 10 सेकंड के दौरान वेग समय ग्राफ की ढाल, ये 0 मूल बिंदु था जिसका निर्देशांक 0 था, इसको मान ले ए, जैसे इसका मूल कर दिया B, ये हो गया C, ये हो गया D, यहाँ पर हमने मान लिया बिंदु E, इसको मान लिया F। तो यहाँ से हम कह सकते हैं
ओ ए ई में, ध्यान देना भाई, त्रिभुज ओ ए ई में जो ढाल होती है, ढाल को हम m से दर्शाते हैं, m बराबर होता है tan थीटा। ठीक, ढाल को हम किससे दर्शाते हैं, m से, और m बराबर कितना होता है, tan थीटा। तो समकोण त्रिभुज हम जाएंगे ओ ई ए में, तो ओ ई ए में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब, लंब आपका कितना है ए ई, और आधार, आधार आपका कितना है ओ ई। ठीक, अभी आपको हमने बताया है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो ढाल हो जाएगी m बराबर कितना हो जाएगा, ए ई अपान ओ ई। देखिए ए ई का मान कितना है, ए ई ये दूरी कितनी दी गई है, 2। ठीक, और ओ ई का मान कितना है, 10, ये आएगा 0.2। ठीक, ए बराबर, देखिए यहाँ से वेग का मात्रक है मीटर पर सेकेंड और समय का मात्रक सेकेंड, तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो वस्तु का त्वरण हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, फिर सेकंड कंडीशन में कह रहा है 40 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। तो सेकंड कंडीशन में 40 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, 40 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। देखिए दूरी में हमने आपको बताया था सब कुछ क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तय की गई दूरी s बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा, वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल। क्या होगा, वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल S बराबर, देखिए यहां पर कितने त्रिभुज हैं, 2। एक त्रिभुज हमारा है OAB और दूसरा है BCD। S बराबर हो जाएगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक, ये 2 चीजें होंगी। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना हो, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई पढ़ा है। ठीक, तो S बराबर त्रिभुज OAB में 1/2, त्रिभुज OAB का आधार कितना है, OB गुणे इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, AE, प्लस 1/2 BCD का आधार कितना है, BD, और गुणे इसकी ऊंचाई कितनी है, FC। ठीक, तो S बराबर 1/2 OA, ध्यान देना भाई, OB कितनी है, O से B की दूरी 20, गुणे A से E की दूरी कितनी है, 2, प्लस 1/2 BD। B से D कितना है, B 20 है, ये D है 40, तो 40 से 20 घटा देंगे कितना आएगा, 20, गुणे FC। देखिए FC कितना है, -2। लेकिन हम जानते हैं दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती, तो इसको धनात्मक लेंगे 2। ठीक, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, S बराबर 20 1 कम 20 प्लस 20, अर्थात S बराबर कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। तो व्यक्ति द्वारा जो तय की गई दूरी हो गई वो कितनी हो गई, 40 मीटर। विस्थापन की बात करेंगे, विस्थापन बराबर, अब आप विस्थापन निकाल सकते हो, ऐसे ही बता सकते हो, और निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं। देखिए विस्थापन, प्रारंभिक बिंदु x अक्ष, अंतिम बिंदु, भाई प्रारंभिक बिंदु O था और अंतिम बिंदु क्या है, D, और दोनों कंडीशन में वस्तु कहाँ पर स्थित है, अपनी ही स्थिति में स्थित है, अर्थात उसका प्रारंभिक बिंदु भी x अक्ष था और अंतिम बिंदु भी क्या है, x अक्ष है।
ठीक, तो उसकी हम लोग जब विस्थापन पढ़ते हैं तो कहते हैं वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही क्या कहलाती है, विस्थापन। तो भाई प्रारंभिक बिंदु भी एक सच है और अंतिम बिंदु भी एक सच है, दोनों एक ही स्थान पर हैं, तो इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें गणना करनी है तो देखिए कैसे निकालेंगे, यही विस्थापन S बराबर वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल, वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल, ठीक। S बराबर वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल वही लिखेंगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। क्या निकाल रहे हैं भाई, विस्थापन। तो S बराबर 1/2 आधार आपका कितना है OAB में, वही लिख लो पूरा, OB गुणे AE प्लस 1/2 BD गुणे FC। बस मान रखने में ध्यान रखना, S बराबर 1/2, OB का मान 20, AE का मान 2 प्लस 1/2, BD का मान 20। देखिए FC जो विस्थापन होता है हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। जो विस्थापन दिया गया है देखिए नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो नीचे की तरफ आज जब आ रहे हैं तो ये हमारा कितना है, -2। कितना है यहाँ पर, -2। ये रखेंगे -2, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, S बराबर 20 एकम 20 और 20 का गुणा -1 से -20, तो S बराबर 0। तो वस्तु द्वारा तय किया गया जो विस्थापन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0, और वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। कह रहा है एक वस्तु विराम से 8 मीटर पर सेकंड के त्वरण के अंतर्गत गतिशील है। कह रहा है वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाइए, वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाइए तथा इसकी सहायता से ज्ञात कीजिए पहले 5 सेकंड में वस्तु का वेग, दूसरा कह रहा है 5 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और इस संपूर्ण समय अंतराल के दौरान वस्तु का विस्थापन। ठीक है, पहला क्या निकालना है, पहला कह रहा है वस्तु का जो त्वरण दिया है, देखिए वस्तु कैसे गतिमान है, वस्तु A बराबर कह रहा है विराम से, कैसे गतिमान है, अगर वस्तु विरामावस्था से गतिमान है तो विरामावस्था से गतिमान होने का मतलब है वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग को किससे दर्शाते हैं, u बराबर कितना है, 0 है, ठीक। और कितने त्वरण के अंतर्गत गतिमान है, त्वरण को हम स्मॉल a से दर्शाते हैं, कितना, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के अंतर्गत गतिमान है। हमें कह रहा है क्या करना है, पहले बनाना है वेग समय ग्राफ बनाना है भाई, वेग समय ग्राफ, ठीक, वेग समय ग्राफ बनाना है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग, 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग इस वेग समय ग्राफ की सहायता से निकालना है। 5 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग, दूसरा कह रहा है 5 सेकंड बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, और थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है, थर्ड क्या निकालना है, वस्तु का इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग, इस समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग। ठीक, इतनी चीजें हमको फाइंड करनी इस क्वेश्चन में। ठीक, तो पहले हमें बनाना है भाई, देखिए वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इन ग्राफों में हम समय को एक्स अक्ष पर, समय को किस अक्ष पर मानते हैं, एक्स अक्ष पर, ये हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा समय t किसमें, सेकंड में, समय हमारा एक्स अक्ष पर हो गया, ठीक। और वेग को किस अक्ष पर हम मानते हैं, वाई अक्ष पर मानते हैं, ठीक। समय को एक्स अक्ष पर मान लिया, वेग को कहाँ मानते हैं, वाई अक्ष पर मानते हैं। अब देखिए जो त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है, जो वेग परिवर्तन की दर होती है।
वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है भाई। अब इसका देखिए यहां से त्वरण a बराबर दिया गया है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो वेग परिवर्तन यहां से अगर हम निकाल लें भाई, तो इसका मतलब क्या होगा? ध्यान देना, यहां से समय ले लिया, पहले 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड 5 के दौरान, फिर 5 सेकंड। ओके, पहाड़ा पढ़ लो भाई, 8 का सबको पढ़ाता होगा। ये 0, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48। इधर वेग हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। देखिए, तो पहले वस्तु किस अवस्था में थी? विरामावस्था में थी, अर्थात बिंदु O पर थी। अब 1 सेकंड, जब समय, देखिए हम समय के स्थान पर 1 रखेंगे तो 8 एकम 8। जब 1 सेकंड होगा तो 1 सेकंड पर वस्तु का वेग कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। जब समय के स्थान पर 2 रखेंगे, 8 दूनी 16, 2 पर कितना हो जाएगा? 16 मीटर पर सेकंड। यहां से देखिए लगाएंगे बिंदु, ठीक। ये 8 पर 1 हो गया, 2 पर कितना हो गया? 16 हो गया। 3 रख दें अगर समय के स्थान पर, 8 त्रिक 24, 3 सेकंड पर कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक। फिर 4 रख देंगे तो 8 चौक 32, 4 सेकंड पर वेग कितना हो गया? 32 हो गया, ठीक। 5 रख देंगे, 8 पंच 40, 5 सेकंड पर कितना हो गया? 40 हो गया। इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक रेखा खींचिए। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए अगर रेखा खींचेंगे तो ये हमारी कैसी रेखा है? एक सीधी रेखा है। इसका मतलब है वस्तु कैसे गतिमान है? एक समान वेग से गतिमान है। कैसे गतिमान है? एक समान त्वरण के अंतर्गत गतिमान है। सॉरी, वस्तु कैसे गतिमान है? एक समान त्वरण के अंतर्गत गतिमान है। अब देखिए, ये वेग समय ग्राफ हमारा बन गया, ठीक है। अब हमें इस वेग समय ग्राफ की सहायता से निकालनी है 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग। क्या निकालना है? 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग हो जाएगा 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग। तो भाई ध्यान दीजिए, यहां से जो समय हमारा 5 सेकंड है, कितना है? 5 सेकंड। तो देखिए वस्तु का वेग कितना है? ये 40 मीटर पर सेकंड। तो 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड कंडीशन में निकालना है 5 सेकंड बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ठीक। क्या निकालना है? 5 सेकंड बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। 5 सेकंड बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अभी हमने आपको पढ़ाया है भाई, पढ़ाया भी है, आपको याद भी होगा, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है भाई? वेग समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वेग समय ग्राफ। और वेग समय ग्राफ में जो होता है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या जो विस्थापन होता है वो वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो तय की गई दूरी s बराबर कितना हम लिखेंगे? वेग समय अक्ष के बीच, वेग समय अक्ष के बीच, अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल, ठीक। वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग का हम क्षेत्रफल निकाल ले भाई, तो कितना हो जाएगा? s बराबर, देखिए वेग समय अक्ष के बीच कितना भाग घिरा है, यहां से लगा के ये इतना भाग घिरा है ना। तो ये हमारा क्या बन रहा है? त्रिभुज। इसको मान ले ये बिंदु हमारा O था, ये A था, ये B था। तो कितना हो जाएगा? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो इसका आंसर जो है आप हमारे, कई बार हम बता चुके हैं, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। फिर कह रहा है इस समय अंतराल में वस्तु का वेग निकालना है। तो भाई क्षेत्रफल निकालेंगे तभी विस्थापन आएगा, ठीक। तो भाई वेग, चलो वेग भी आप लोग औसत वेग निकाल लेंगे। तो इस समय अंतराल में अर्थात 0 से 5 सेकंड के दौरान वस्तु का औसत वेग बराबर हो जाएगा वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन बटे समय। तो कुल विस्थापन जो दूरी आएगी उसे ही आप विस्थापन मान लेंगे, ठीक है। और विस्थापन बटे समय आप निकाल लेंगे, समय से विस्थापन को भाग देंगे, वस्तु का क्या निकल आएगा? औसत वेग। तो इन दोनों
प्रश्नों का जो आंसर है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक धावक का वेग समय ग्राफ दिया गया है। एक धावक का वेग समय ग्राफ दिया गया है, कह रहा है गणना कीजिए। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, t बराबर 16 सेकेंड पर धावक की प्रारंभिक बिंदु से दूरी, धावक की प्रारंभिक बिंदु से दूरी निकालना है, और दूसरा निकालना है t बराबर 11 सेकेंड पर धावक का त्वरण। ये दो चीज़ें हमको इसमें फाइंड करनी है। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ कौन सा है, वेग समय ग्राफ है। और हमने आपको बताया है कि जो वेग समय ग्राफ होती है, वेग समय ग्राफ में जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है वे वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो जो धावक है वो मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, फिर पहुंचता है ए पर, ए के बाद पहुंचता है बी पर, बी के बाद पहुंचता है सी पर, सी के बाद पहुंचता है डी पर। ठीक, तो पहली कंडीशन में हो जाएगी 0 से 16 सेकंड के दौरान धावक द्वारा तय की गई दूरी, धावक द्वारा तय की गई दूरी। ठीक, तो धावक द्वारा हम तय की गई दूरी निकालेंगे भाई। 0 से 16 सेकंड के दौरान धावक द्वारा तय की गई दूरी s बराबर, देखिए हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ से दूरी बराबर क्या हो जाएगी, वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल। 0 से 16 सेकंड के बीच, 0 से 16 सेकंड के बीच वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल, वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल। ठीक, वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग के क्षेत्रफल के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से हम निकालेंगे s बराबर, ध्यान देना s बराबर 0 से 16 सेकंड के बीच वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए भाई, पहले कहां पहुंचा, a पर पहुंचा। ठीक, इसको मान ले a b c d था। यहां से देखिए हम कई सारे चतुर्भुज बनाएंगे। a को भाई, क्योंकि इसमें एक आकृति आपको स्पष्ट नजर आ नहीं रही है, तो यहां पर a का हमने पहले त्रिभुज बनाया, o a b e हो गया। फिर एक हमारा चतुर्भुज बनेगा, ध्यान देना भैया, यहाँ से खतरनाक है ये क्वेश्चन। एक चतुर्भुज हमारा बनेगा b, है ना, e a b f, एक चतुर्भुज बनेगा। एक हमारा समलंब चतुर्भुज बनेगा f g, फिर एक हमारा चतुर्भुज बनेगा, इतने का हम क्षेत्र g h। ठीक, अर्थात भाग का क्षेत्रफल s बराबर त्रिभुज क्या बनेगा, OAE का क्षेत्रफल प्लस EABF का क्षेत्रफल, चतुर्भुज EABF का क्षेत्रफल प्लस ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज F, समलंब लिख लेते हैं भाई, समलंब होता है भा। चतुर्भुज कौन सा है, FBCG, FBCG का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज GEDH का क्षेत्रफल, GCDH का क्षेत्रफल। इतना क्षेत्रफल हम निकालेंगे तय की गई दूरी में। ठीक, तो कितना हो जाएगा भैया, यहां से S बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमने आपको पढ़ाया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 1/2 गुणे आधार। त्रिभुज OAE का क्षेत्रफल कितना है, वो आधार कितना है OE, और गुणे ऊंचाई कितनी है हमारी AE, भैया ध्यान देना, प्लस EABF एक हमारा आयत बन रहा है। क्या बन रहा है, आयत, और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई ले लिया हमने EA और चौड़ाई ले लिया हमने EF, ओके, प्लस
देखो भैया, ये हमारा बन रहा है FBCG एक समलंब चतुर्भुज, और हमने अभी आपको पढ़ाया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, है ना, और गुणे बीच की दूरी, गुणे बीच की दूरी, किसके बीच की, भुजाओं के बीच की दूरी, प्लस 1/2, और हमारा एक चतुर्भुज, फिर एक हमारा चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज, ठीक, समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, चलो अच्छा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, और GC और DH, या यहीं से लिख लेते हैं भाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, हमने आपको समलंब चतुर्भुज का फार्मूला पढ़ाया था, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, समांतर भुजाएं कौन, 1/2 हो जाएगा, और समांतर भुजाएं हमारी देखिए यहाँ कौन सी होगी, एक भुजा होगी हमारी FB प्लस एक भुजा होगी हमारी GC, और गुणे इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, FG, प्लस आगे देखिए GCDFH एक हमारा चतुर्भुज है, क्या है, आयत है, और आयत का क्षेत्रफल पुनः लंबाई गुणे चौड़ाई, तो GC गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा, GH। बहुत ही शानदार ढंग से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये हो जाएगा S बराबर 1/2। OE, ध्यान देंगे भाई, O से E की दूरी कितनी है, ये OAE 2 है, 2 गुणे A से E की दूरी कितनी है, 8, प्लस EA, ध्यान देना, EA 8 प्लस EF, E से F, ध्यान देना, E से F, ये 2 है, ये पूरी 10 है, तो 10 से 2 घट जाएगा, कितना आएगा, 8, प्लस 1/2 FB, ये FB टोटल कितनी है, 8, प्लस GC देखिए, ये GC कितनी हो जाएगी टोटल, 4, गुणे इनके बीच की दूरी देखिए, ये 10 है, ये 12 है, 10-12 के बीच का अंतराल 2, प्लस GC देखिए, GC, ये C कितने पर है, GC के बीच की दूरी 4, गुणे GH, G कितने पर है, 12 पर, H कितने पर है, 16 पर, तो 16 से 12 घटेगा, कितना आएगा, 4, ठीक भाई, ये हो जाएगा, काट दीजिए यहाँ से, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, S बराबर 8 प्लस 8 8 64 प्लस 8 4 12 प्लस 4 4 16, जोड़ लो सबको भाई, S बराबर हो जाएगा 8 4 12 12 2 14 14 6 20 20 के 0 हर लगा 2 2 और 1 3 3 1 4 4 और 6 4 10 100 मीटर। तो वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी आ जाएगी, अर्थात धावक द्वारा जो तय की गई कुल दूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। धावक जो है टोटल 100 मीटर की दूरी तय करेगा। बात समझ में आई भाई। अब निकालना है सेकंड कंडीशन में 11 सेकंड के दौरान, है ना, क्या कह रहा है, 11 t बराबर 11 सेकंड पर धावक का त्वरण, t बराबर 11 सेकंड पर धावक का त्वरण। देखिए भाई, जो वेग समय ग्राफ होता है, वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है वही वस्तु के त्वरण को दर्शाता है। ये 10 है, यहां पर कहीं 11 होगा भाई, ठीक। तो 11 सेकंड पर वस्तु का त्वरण निकालना है। ध्यान देना भाई, ये 11 सेकंड पर यहां पर है, अगर मिलाना चाहो तो आप इसको ऐसे मिला सकते हो, यहां पर 11 सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो 11 सेकंड पर वस्तु का त्वरण निकालना है, इसको ऐसे मिला लीजिए बहुत ही शानदार ढंग से। ये 11 था, ये 12 था, इनके बीच का अंतराल कितना आएगा, 1 सेकंड। 11 से 12 के दौरान कितना आएगा, 1 सेकंड, ठीक। यहां पर देखिए ये दूरी कितनी थी, 6, ये कितनी है, 4, ठीक। ये आपकी यहां पर कितना था, 6 पर था, यहां पर कितना है, 4। लेकिन यहां पर व्यक्त किधर आ रहा है, नीचे की ओर। वेग समय ग्राफ में पहले वस्तु का देखिए प्रारंभिक वेग कितना था, 6 था, कितना था, 6। फिर अंतिम वेग कितना है, 4। भाई यहां पर वेग कितना है, देखिए 6 मीटर पर सेकंड, और यहां पर वेग कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक। तो यहां पर जब हम त्वरण निकालेंगे तो चाहे ढाल से निकाल लीजिए, चाहे त्वरण बराबर हम यहां से लिख सकते हैं। ये ढाल क्या है, नीचे की तरफ है, या वेग 11वें सेकंड में वस्तु का त्वरण ए बराबर, चलो हम इससे निकाल देते हैं, किससे, वेग समय ग्राफ की ढाल, वेग समय ग्राफ की ढाल, ठीक।
ए बराबर, देखिए वेग समय ग्राफ की ढाल, ये थीटा मान लेंगे, इसको कितना मान ले, थीटा, ठीक है। तो थीटा हो जाएगा ये tan थीटा, और tan थीटा ये c था, h हो ही गया, एच आई पूरी ABCD से में आ जाएगी, आई जे, ठीक। तो tan थीटा बराबर होता है लंब, लंब क्या है हमारा जे आई, और आधार हमारा क्या है आई सी, ठीक। तो A बराबर जे आई का मान ये 6 था, ये 4 था, ये कितना है 2, और IC का मान 11 से 12 सेकंड के दौरान 1 का अंतराल, A बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी ये आंसर नहीं है भाई, चूंकि वेग समय ग्राफ की ढाल ऋणात्मक है, वेग समय ग्राफ की ढाल ऋणात्मक है, की ढाल कैसी है, ऋणात्मक है, इसलिए A बराबर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई, ठीक। या तो आप दूसरा तरीका ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए भाई, पहले जब t बराबर 11 पर था तो वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना था, प्रारंभिक वेग जो था 6 मीटर पर सेकंड था, कितना था 6 मीटर पर सेकंड। जब 11 से 12 के दौरान आई तो वस्तु का अंतिम वेग v बराबर कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड, और 11 से 12 के दौरान समय t बराबर कितना हुआ 1 सेकंड। तो त्वरण बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी से, ठीक। A बराबर v का मान 4, u का मान 6, t का मान 1, तो 4 से 6 घटेगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए, आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसका एक वेग समय ग्राफ दिया गया है, कह रहा है इस वेग समय ग्राफ में वस्तु का A से B के दौरान त्वरण निकालना है, ठीक। क्या निकालना है, A से B के दौरान त्वरण, A से B के दौरान त्वरण निकालना है भाई, ठीक है। साथ ही साथ निकालना है दूसरा, अंतिम 4 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, अंतिम 4 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ठीक। अंतिम 4 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ये 2 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं और इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ध्यान देना, आपको हम समझा रहे हैं, आप प्रयास करेंगे। A से B के दौरान वस्तु का त्वरण निकालना है, तो A पर वस्तु का जो वेग है 5 मीटर पर सेकंड है और B पर वस्तु का वेग 2 मीटर पर सेकंड है। अंतराल 1 सेकंड का हो जाएगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करके। अगर वेग समय ग्राफ है और वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है, वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो क्या प्रदर्शित करती, वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती, यहां से निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर वेग समय ग्राफ की जो ढाल है वो कैसे आ रही है, ऋणात्मक। वस्तु A से कहाँ आ रही, B की ओर आ रही है, अर्थात इसके वेग में क्या हो रही, कमी हो रही है। और जब वस्तु के वेग में कमी होती तो वस्तु क्या होता है, त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक। तो यहाँ से आप पहले त्वरण निकालेंगे, फिर आप लिखेंगे वेग समय ग्राफ की जो ढाल है ऋणात्मक है, इसलिए त्वरण A बराबर माइनस लगा देंगे जितना आएगा, ठीक। अंतिम 4 सेकंड में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन निकालना है, दूरी। तो अंतिम 4 सेकंड का मतलब है 4 सेकंड से 7 सेकंड के दौरान वस्तु द्वारा आपको तय किया गया क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है। तो इसका नामांकन कर देंगे, इसको मान लिया जैसे हमने बिंदु C मान लिया, ये हमारा D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया और ये G हो गया। तो अंतिम 4 सेकंड में वस्तु द्वारा तय किया गया जो विस्थापन हो जाएगा वो क्या बनेगा, चतुर्भुज CGED का क्षेत्रफल। ये चाहे आप एक समलंब चतुर्भुज मान के लगा सकते हो भाई, ये समलंब चतुर्भुज कि ये CG और DE 2 समांतर भुजाएं होंगी और इनके बीच की दूरी EF हो जाएगी, कर सकते हो। या तो आप क्या लगा सकते हो, इसमें आप एक चतुर्भुज बना सकते हो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन 2 फार्मूलों से आप इसके बीच वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकाल सकते हो। तो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक ये हो गया और एक इससे पहले हमने बताया था। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप